Hello all, we are going to do Chapter 1 India Size and Location of Standard 9th Book Contemporary India Part 1। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया की लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, इंडिया से कौन सी लाइन गुजरती है और इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड में क्या है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड में, एंड अलोंग विद दैट इंडिया के कौन कौन से नेबर्स हैं। एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं चैप्टर के सारे टॉपिक्स से। फर्स्ट टॉपिक इज लोकेशन, देन देयर इज साइज, देन इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियाज नेबर्स, and that's it. So we have in total 4 topics in this chapter, but in 4 topics के अलावा भी important information इस chapter में दी हुई है जो हमारे competitive exams के लिए भी काम आएगी और साथ ही साथ स्कूल वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम्स में भी काम आएगी, क्योंकि इससे MCQs फॉर्म हो सकते हैं। एंड फॉर योर जनरल नॉलेज ऑल्सो दीज इंफॉर्मेशन आर वेरी वैल्यूएबल। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। मैं हमारा पढ़ाने का तरीका बता दूंगी आपको। सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो इसी तरीके से पहले उसके टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि उसमें हम कितनी सब हेडिंग्स पढ़ने वाले हैं। फिर उन सब हेडिंग्स के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या क्या मैटर ले सकते हैं, क्या क्या मैटर कंसिडर कर सकते हैं। जैसे जो इसमें लिखा हुआ है वो तो आपको पता है, बट उसके अलावा भी जो मैप में दिया हुआ है वो भी मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगी कि क्या क्या आप इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्मेट में मेंशन कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इंडिया हमारा जो कंट्री है ये बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक नया कंट्री है या ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही इस कंट्री में कुछ आया है, ऐसा नहीं है। बहुत एंशिएंट टाइम से यहाँ पे हमने मल्टी फेसेटेड प्रोग्रेस देखी है अलग अलग फील्ड्स में। जैसा कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा, जहाँ पे बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत अच्छे घर बने हुए थे, ग्रिड सिस्टम था वहाँ पे। तो वो घर इस तरीके से बने हुए थे जैसे अभी मॉडर्न सिटीज डेवलप्ड हैं। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि ये एंशिएंट सिविलाइजेशन को दर्शाता है। आफ्टर दैट इंडिया में बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। तो हम इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। मैं आप लोग को हेल्प करूंगी नोट्स बनाने में भी, तो आप मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ के अपने नोट्स बना सकते हैं। एंड आई बेट आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर विद मी आपका एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आपको जब भी पढ़ना होगा यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट नोट्स ओनली, and I will try my best to restrict the notes of one chapter in one page only। तो इन 4 एरियाज में इंडिया का प्रोग्रेस मेनली देखने को मिला है हमें। अभी हमारा प्रोग्रेस और भी तेजी से बढ़ रहा है, बट इन द पास्ट टाइम्स टू दिस टाइम प्रेजेंट टाइम हमने इन 4 फील्ड्स में इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस देखा है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लोकेशन। लोकेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसको मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगी। इंडिया की जो लोकेशन है आप ये देख सकते हैं, ये पूरा एक वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है, ठीक है। आपकी बुक में दिया हुआ है, ओपन योर बुक्स अलोंग विद मी एंड स्टडी। आपकी ये जो बुक में मैप दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो 0 डिग्री पे लाइन होती है इसको हम कहते हैं इक्वेटर, राइट। इक्वेटर के ऊपर आता है इंडिया। इक्वेटर के ऊपर का जितना भी वर्ल्ड का एरिया है उसको हम कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। आई एम मेकिंग अ वर्ड हियर, आपके कंसिडरेशन के लिए मैं ये आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। अर्थ का जो वाइडेस्ट पार्ट है वहाँ पे एक लाइन है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है, ओके। अब इस लाइन के ऊपर जो भी एरिया है उसको कहा जाता है नदर्न हेमिस्फीयर, और इस लाइन के नीचे जो एरिया है उसको कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब है एक स्फीयर का, अर्थ एक स्फीयर है, स्फीयर का आधा पार्ट हेमिस्फीयर। तो दिस इज नदर्न हेमिस्फीयर क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ है और ये
सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये साउथ की तरफ है। हमारा इंडिया कहीं यहाँ पे लाई करता है। ओके, तो इंडिया कहाँ पे लाई कर रहा है? नदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। तो whenever we will study the coordinates of India, तो हम नॉर्थ नॉर्थ पढ़ेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे साउथ क्यों नहीं लिखा हुआ है। इंडिया का जो सदर्न हिस्सा है वहाँ पे साउथ क्यों नहीं लिखा हुआ है? वो इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमेशा वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं, और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जब यूज होगा तो इंडिया एक नदर्न हेमिस्फीयर में फॉल कर रहा है, जिसकी वजह से हम इंडिया के कोऑर्डिनेट्स में नॉर्थ नॉर्थ ही पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा डीप और चलते हैं। जो हमारा एक्सटेंड करता है मेन लैंड, मैं आपको इंडिया का मैप यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ये हमने एक इंडिया का छोटा सा मैप बनाया है जिसमें हमने मार्क कर लिया है इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स को। अब हम देखते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स अगर किसी के नहीं क्लियर है तो वो पहले अपना 6th क्लास का चैप्टर है स्टेशन एंड प्लेसेस समथिंग, 6th क्लास का वो एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर है, तो उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपके ये कोऑर्डिनेट्स वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक सेपरेट शॉर्ट बनाऊं तो आप मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया का, अब मैंने आपको बताया पूरे वर्ल्ड में ये नदर्न हेमिस्फीयर में फॉल कर रहा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये इसका लैटिट्यूडनल कोऑर्डिनेट है। ठीक है, लैटिट्यूडनल कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। फिर हमारा लैटिट्यूडनल कोऑर्डिनेट क्या है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हम देख लेते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। उसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो रेखा है जो इंडिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती है। मैं इसको पेंसिल से ड्रॉ करती हूँ, अगर इरेज करना होगा तो हम कर लेंगे। ये रेखा है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ये जाती है, फ्रॉम गुजरात टू आंध्र प्रदेश। इसके अलावा हमारे जो दो ओशियंस हैं, दैट इज द बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है एंड अरेबियन सी यहाँ पे है। ओके, जो हमारा बे ऑफ बंगाल है वहां पे फॉल करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे है, और अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, स्पेलिंग मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपके लिए। तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है और यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है। तो ये हमने इंडिया के लोकेशन के बारे में सीख लिया। अब हम और भी चीजें देख लेते हैं। इंडिया हमारा कहाँ पे फॉल करता है? एशिया में फॉल करता है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि इंडिया किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो वो एशिया का हिस्सा है। आफ्टर दैट इंडिया का क्लोजेस्ट ओशियन है इंडियन ओशियन। हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिस्टेंस है पूरे हमारे कंट्री का, वो कितना है? तो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, दिस वन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है हमारा 2933 किलोमीटर्स, और जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो हमारा है 3214 किलोमीटर्स। तो हम अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं 3000 किलोमीटर, हमें अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं। आप वैसे तो आप ये नंबर याद रखिए, बट अगर आपको अप्रोक्स पूछा जाए तो ये भी 3000 के करीब है और ये भी 3000 के करीब है। आफ्टर दैट नाउ वी विल स्टडी द साइज। हमारा जो इंडिया है उसका एरिया कितना है? एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अब बच्चे क्या करते हैं, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये कोई छोटा लैंड थोड़ी ना है, दिस इज मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कीप दिस इन माइंड। आफ्टर दैट जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड का कितना हिस्सा है? ये वर्ल्ड का 2.4% है। ऑल राइट, वर्ल्ड का कितना हिस्सा पड़ेगा? 2.4%। आफ्टर दैट पूरे वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, 7th लार्जेस्ट
कंट्री। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो हम देख लेते हैं कितनी है। मैं अभी आपको लैंड बाउंड्री और कोस्ट लाइन दोनों समझाऊंगी। लैंड बाउंड्री इज 15,200 किलोमीटर्स एंड कोस्ट लाइन इज 7,516.6 किलोमीटर्स। अब आप अपनी बुक में ये वाला मैप ओपन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी लैंड बाउंड्री क्या होती है। जितना भी एरिया इंडिया का इंटरनेशनल बाउंड्री में लैंड से लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान से लगा हुआ है, क्या पाकिस्तान कोई ओशियन है या सी है? नो, वो एक लैंड कंट्री है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडिया का पाकिस्तान से एरिया लगा हुआ है, फिर यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश एंड हियर म्यांमार। तो ये सारा एरिया जो है वो लैंड से कवर्ड है। तो इंडिया की ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री जो लैंड से लगती है इसको हम कहेंगे लैंड बाउंड्री। तो ये जो पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारा लैंड बाउंड्री का, वो है 15,200 किलोमीटर्स। और जो हमारी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन हम इसको कहते हैं जो भी हमारी बाउंड्री ओशियन से लगती है, ओशियन से या सी से, जो भी एरिया हमारा पानी से कनेक्टेड है उसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं, और जो भी एरिया लैंड से कनेक्टेड है उसको लैंड बाउंड्री कहते हैं। तो हमारी कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर्स और लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर्स। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में तो बताया। कोऑर्डिनेट क्या है? इट इज 23.5, ओके, 23 डिग्री, मतलब आप 0.5 भी कह सकते हो, बट 30 भी बोलोगे तो इट वुड बी बेटर। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। अब ये भी नॉर्थ किस लिए है? क्योंकि ये नॉर्थ के एरिया में पड़ रहा है, ओके, इट इज इन द नदर्न साइड, इसलिए हम इसको नॉर्थ का सिंबल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप में, अगर आप देखेंगे 8 डिग्री कहीं यहाँ पड़ेगा, 0 के बाद 8 पड़ेगा, 8 के बाद यहाँ पे 37 डिग्री 6 पड़ेगा हमारा 6 मिनट्स, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो लाइन जा रही है ये हमारी पड़ेगी 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। यही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में हम एक और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो इसको याद करने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर आप कोई और अपना तरीका ढूंढ सकते हैं तो उससे याद कर लीजिए, अदरवाइज आई एम टेलिंग माय वे जिससे मुझे याद है। तो मैंने इसको याद किया है वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड तक आप नेम करिए स्टेट्स को। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, चाहे आप ईस्ट टू वेस्ट याद करिए चाहे वेस्ट टू ईस्ट याद करिए, बट एक डायरेक्शन में आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ से मेरा शॉर्ट फॉर्म क्या है? गेट रेडी विद मी। विद का मैंने W हटा दिया है, ओके, और वो W यहाँ लगा दिया है, 2 लेटर्स के बाद मैंने वो W यहाँ लगा दिया है, ऑल राइट। और CJ फॉर चीफ जस्टिस, तो गेट रेडी विद मी चीफ जस्टिस। और ये TM का मतलब है टाइम, मतलब टाइमली तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाएगा चीफ जस्टिस आपको, ठीक है। दिस इज माई वे ऑफ लर्निंग। तो दिस इज गुजरात। मैं आपको मैप के साथ दिखा देती हूँ। इफ द मैप इज गिवन, यस इट इज गिवन हियर। तो देखिए पहला स्टेट हमारा गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, आफ्टर दैट छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड देन लास्टली मिजोरम। तो ये हमने इस तरीके से अपने सारे स्टेट्स याद कर लिए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये वाला जो टॉपिक ऑफ कैंसर वाला मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ाया, इसको आप लोकेशन के अंडर ही रखिएगा, ये लोकेशन में आएगा, और हम जो बाकी का पढ़ रहे थे वो साइज में आएगा। चलिए साइज में आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया का जो पूरा ये एक्सटेंट है, आप देखेंगे ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ये अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री है। जैसे कि 8 डिग्री 4 मिनट, 18 डिग्री 4 मिनट, 28 डिग्री 4 मिनट एंड देन 38 डिग्री 4 मिनट। तो ये 38 के आसपास फॉल कर रहा है ना, तो हम इसको 30 डिग्री अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ
68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 78 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 88 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड देन 98 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। 30 डिग्रीज हो गए और यहाँ पे क्या आया हमारा 98 हमने किया था और 97 आ चुका है, तो हम इसको भी अप्रोक्सीमेट 30 मान सकते हैं। तो हमारा दोनों ही लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री होता है। इसके अलावा हम एक चीज़ और देखेंगे कि ये हमारा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कहीं 22 डिग्री फॉल करेगा, राइट। और 22 डिग्री से हमारा इंडिया टेपर करना स्टार्ट हो जाता है। आपकी बुक में ये टर्म लिखा हुआ है, आप अपनी बुक से इसको प्रेफर करिएगा। ये वाला टॉपिक आपकी बुक में ये जो टर्म लिखा हुआ है टेपर, टेपर का मतलब है डिक्लाइन करना, ठीक है ना। 22 डिग्री से ये जो पूरा एरिया है ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है। आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन टू कि हमारा ये गुजरात है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में अराउंड 2 घंटे का गैप है। 2 घंटे का गैप कैसे है? अगर यहाँ पे 7 बज रहा है तो यहाँ पे 5 ही बज रहा है, अगर यहाँ पे 4 बज रहा है तो यहाँ पे 2 ही बज रहा है। अब ऐसा क्यों है? उसके लिए आपको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम पढ़ना पड़ेगा, GMT। बट मैं आपको एक बेसिक सी चीज समझा देती हूँ इसी वीडियो में। लेट्स कंसिडर दिस इज आवर अर्थ, ठीक है ना। वैसे तो हमारे पास इसका डायग्राम बुक में बना हुआ है, तो लेट्स कंसिडर दैट ओनली। हम ये देख सकते हैं ये हमारा पूरा वर्ल्ड बना हुआ है, इधर 180 डिग्री वेस्ट और इधर 180 डिग्री ईस्ट। अब हमारा ये जो डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइडेड है। दीज आर द लैटिट्यूड्स एंड दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स। जो भी हमारी स्टैंडिंग लाइंस होती हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये लॉन्ग होती हैं। इनसे आप नाम को ऐसे याद रख सकते हो। अगर आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूज होते हो तो अब नहीं होंगे। जो भी लाइंस लॉन्ग वे हैं, ऊपर से स्टैंडिंग है, उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो भी लाइंस लेटी हुई हैं उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है ना। ये लेटी हुई लाइंस हैं और ये स्टैंडिंग लाइंस हैं। द स्टैंडिंग लाइंस आर लॉन्गिट्यूड एंड लेटी हुई लाइंस आर, द फ्लैट लाइंस आर लैटिट्यूड। इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखो, एक टाइम ऐसा था जबकि ट्रेन्स जाती थी और उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम होती थी कि टाइम नहीं मैच हो पाता था। ट्रांसपोर्टेशन के लिए या घूमने के लिए लोग जाते थे, मोस्टली ब्रिटिशर्स ट्रैवल करते थे मोस्टली, और भी कंट्रीज के लोग ट्रैवल करते थे, तो उस टाइम पे टाइम नहीं मैच हो पाता था। सो वन सनी मॉर्निंग एवरीवन केम टुगेदर एंड दे डिसाइडेड कि हमें कोई तो एक पॉइंट चाहिए जो हमारा टाइम डिसाइड करेगा। ऑलराइट, तो उस पॉइंट को पूरे वर्ल्ड में बनाया गया ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो ये हमारा जो 0 डिग्री वाला जो लॉन्गिट्यूड जाता है ये ग्रीनविच से होके जाता है। ओके, तो हम क्या मान सकते हैं कि यहाँ पे टाइम 0 है, कह सकते हैं ना हम, यहाँ पे टाइम 0 है। और 1 डिग्री में, ये मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन समझाती हूँ, हमारी पूरी जो अर्थ है वो 360 डिग्री पूरे दिन में घूमती है, ठीक है। 24 आवर्स में ये 360 डिग्री घूमती है। अगर मैं 360 को 24 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना डिग्री घूम रही है अर्थ। तो 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूम रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं अगर देखूं 1 घंटे में 15 डिग्री, ओके, 15, 30, आफ्टर दैट 45, 60, 75, 90, तो हम हर बार 1-1 घंटा ऐड कर सकते हैं। तो जब तक हम इंडिया तक पहुंचते हैं तो वो जो आवर्स होते हैं वो हो जाते हैं 5.5, दैट इज 5.30, 5.5 घंटे हो जाते हैं वो। तो ग्रीनविच से हमारा जो टाइम रहता है वो 5.5 घंटे आगे रहता है। ऑलराइट, तो हम जो भी चीज ग्रीनविच में, अगर सनलाइट ग्रीनविच में 0 पे फॉल हुई है तो हमारे पास वो 5.5 घंटे बाद फॉल होगी। तो ये वाला जो फिनोमिना है इसी को हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। अब हर कंट्री ने ऐसे अपना डिसाइड कर लिया है कि उसका कितने घंटे बाद होगा, मतलब ग्रीनविच में क्या टाइम है तो हमारा टाइम क्या होना चाहिए। इस तरीके से हम अपना टाइम देख सकते हैं। तो इंडिया में आप देख सकते हो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट
इसके जो सबसे बीच में हमारा पॉइंट पड़ता है दैट वुड बी 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अगर इसको हम इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करें, बीच से डिवाइड करने की कोशिश करें तो कहीं हमारी जो लाइन है वो यहाँ फॉल करेगी, ये होगा 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, यहाँ पे हमारी लाइन वो फॉल करेगी। तो अब ये जो लाइन मेरी फॉल कर रही है, इसको मैंने कहा कि इस जगह पे, क्योंकि ये बीचों बीच है पूरे कंट्री में, तो इस जगह पे जो टाइम होगा वही पूरे देश में फॉलो किया जाएगा। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि इस पॉइंट पे जो टाइम होगा वो पूरे ऑल ओवर इंडिया फॉलो किया जाएगा। और यहाँ पे क्या टाइम है, यहाँ पे टाइम है GMT प्लस 5.30, 5.5 घंटे ऐड कर दिए। तो मुझे आप बताइए कि अगर ग्रीनविच में 2 बज रहे हैं तो इंडिया में कितने बजेंगे, ये चीज आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताइए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का डिस्टेंस क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मैंने आपको डिस्टेंस बताया 30 डिग्री है अराउंड। ठीक है, यहाँ से जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है हमारा वो 30 डिग्री है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी हमारा 30 डिग्री और लॉन्गिट्यूडनल भी 30 डिग्री है। तो वो 30 डिग्री डिफरेंस होने की वजह से 2 घंटे लग जाते हैं। मैंने आपको बताया 15 डिग्री कवर करने में 1 घंटा लगता है, तो 30 डिग्री कवर करने में 2 घंटा लगता है। तो जो चीज हमारी पहले अरुणाचल प्रदेश में हो गई, अरुणाचल प्रदेश में पहले ही शाम हो गई, वहां पे लोगों ने शाम की चाय पी ली, यहाँ तो अभी लोग ऑफिस से ही नहीं निकले हैं। ठीक है, इसलिए 2 घंटे का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस 30 डिग्री गैप बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया का मैंने आपको साइज बताया था, 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। तो हम देख लेते हैं कि इंडिया से बड़े और कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो इंडिया से बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है ब्राजील, देन चाइना, देन USA, देन कनाडा एंड रशिया। आपको हर किसी का एरिया याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया का एरिया याद रखिए और इन कंट्रीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में आप याद रखिए। मैं किसी भी ऑर्डर में क्यों बोलती हूँ, इसलिए बोलती हूँ कि अगर आपको एक ऑर्डर याद है तो आप अपने रफ पेज पे लिख के दूसरा ऑर्डर खुद ही पता लगा सकते हैं। लाइक दिस, अगर आपने इस तरीके से लिख लिया तो आप इधर से भी नाम याद कर सकते हैं, दैट मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा। तो आपको एक डायरेक्शन में याद करना है, एग्जाम में जिस भी डायरेक्शन में आपसे पूछा जाए आप वहां पे रफ पेज पे अपना लिखिए और आंसर कर दीजिए। ऑलराइट, ये कंट्रीज हमने देख लिए। अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दिस इज द इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इंडिया का जो लोकेशन है उससे उसको वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस मिलता है, वर्ल्ड में क्या रोल प्ले करता है इंडिया, हम ये देखने जा रहे हैं। ओके, तो इंडिया का जो एरिया है मैंने आपको बताया, इंडिया कहाँ पे है, इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है और ऐसे देखा जाए तो ईस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न पार्ट में है वर्ल्ड के। अब ये एशिया कॉन्टिनेंट का सदर्न हिस्सा हुआ ना, ये जो पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है जिसका इंडिया पार्ट है उसका तो ये सदर्न हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया इज द पार्ट ऑफ एशिया एट द साउथ मोस्ट टिप। एशिया की जो सदर्न मोस्ट टिप है वहां पे इंडिया फॉल करता है। अब अगर मैं यहां से बोलूं आपको कि इंडिया का ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स हम इसको कहते हैं, यहाँ पे आपका मेंशन होगा, देखो वेस्टर्न कोस्ट यहाँ पे मेंशन है। तो वेस्टर्न कोस्ट से हम कह सकते हैं कि यूरोप में ट्रेड हो जाता है अच्छे से, अफ्रीका में ट्रेड हो जाता है और साथ ही साथ वेस्ट एशिया में भी ट्रेड हो जाता है। ऑलराइट, तो इन 3 जगह से ट्रेड करने में क्या मदद कर रहा है, हमारा वेस्टर्न कोस्ट। और ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है ये हमारा किस में मदद कर रहा है, ये मदद कर रहा है चाइना से ट्रेड करने में, साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड करने में। ऑलराइट, तो हमारा जो ट्रेडिंग है वो हमारे लोकेशन की वजह से बहुत स्ट्रांग है, हमें कोई भी सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में ज्यादा तकलीफें नहीं आती हैं। इंडिया का ये जो एरिया है मैंने आपको बताया, इंडिया की कोस्ट लाइन 7516.6 किलोमीटर लंबी है।
इस कोस्ट लाइन के लंबे होने की वजह से और इसका इतना ज्यादा एक्सपोजर इंडियन ओशियन में होने की वजह से यहाँ की ट्रेडिंग बहुत स्ट्रांग है। और इंडिया का इतना एरिया, इससे ज्यादा एरिया किसी भी कंट्री के पास नहीं है जो किसी भी सी से जुड़ता हो। इंडियन ओशियन में किसी और भी कंट्री से जो इंडियन ओशियन जुड़ता हो, ऐसा कोई और कंट्री नहीं है इतने ज्यादा एरिया के साथ। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि इंडिया के नाम पे इस ओशियन का नाम कैसे रखा गया है। ठीक है, ये टॉपिक भी हमारा हो गया। इस टॉपिक में सिर्फ यही दिया हुआ है कि कैसे हम इंडिया के एक पार्ट से वर्ल्ड के दूसरे पार्ट तक कनेक्ट कर पाते हैं। ये वाला मैप हम लोगों ने मोस्टली कवर कर ही लिया है, जैसा कि आपने देखा होगा कि इस मैप में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। इस मैप को अब आप जब देखेंगे तो आपको पूरा मैप समझ में आएगा, एवरी डिटेल यू विल अंडरस्टैंड। नाउ कमिंग टू दिस पेज, इस पेज में हम देख सकते हैं कि इंडिया के कुछ एंशिएंट टाइम्स के रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं, बट दिस यू डू नॉट नीड टू लर्न वेरी थॉरली। इसमें यही दिया हुआ है कि एंशिएंट टाइम्स से उपनिषद, रामायणा, पंचतंत्र की जो कहानी है उसमें इंडियन न्यूमरल्स का डिस्कशन हुआ है, डेसिमल सिस्टम का डिस्कशन हुआ है, स्पाइसेस, मसलिन और भी बहुत सारे ट्रेडिंग वाले गुड्स का डिस्कशन हुआ है। इस डिस्कशन को ये जब बुक्स बाकी जगह पढ़ी जाती थी तो इंडिया की जो लेगेसी है वो वहां तक पहुंचती थी। दिस इज गिवन इन दिस पैराग्राफ, नो नीड टू वरी अबाउट इट। अब हम पढ़ते हैं इंडिया के नेबर्स के बारे में, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ऑलराइट, 8 यूटीज एंड 28 स्टेट्स। इंडिया की जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्हें हम देख लेते हैं। अभी हमें नोट्स की कोई नीड नहीं है, हमारे बुक में ही ये काम हो जाएगा। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, लेट्स मार्क। फर्स्ट इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हमारी ये छोटी सी बाउंड्री लगती है। आफ्टर दैट चाइना की ये बाउंड्री हो गई, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये तो सारी हमारी लैंड बाउंड्री हो गई। इसके अलावा हमारा श्रीलंका में वाटर बाउंड्री हम कह सकते हैं, यहाँ पे है हमारी जो हमारे 2 आइलैंड्स हैं। श्रीलंका एक आइलैंड है, आइलैंड नेशन है, राइट। तो आइलैंड से ये बाउंड्री लगती है। और एक और बाउंड्री हमारी है इंटरनेशनल, दैट इज मालदीव्स। मालदीव्स की बाउंड्री किससे लगती है? लक्षद्वीप से लगती है। ठीक है ना, ये मत सोचना कि ये तो भाई अलग है तो हमारा इंडिया कैसे इससे बाउंड्री बना रहा है, क्योंकि इंडिया का हिस्सा है लक्षद्वीप और लक्षद्वीप की बाउंड्री मालदीव से है, इसलिए हम उसको अपना नेबरिंग कंट्री कहेंगे। ये हमारे पास के कंट्रीज हो गए। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे ये जो श्रीलंका का पार्ट है, मैं इसको आपको समझाऊंगी। ये श्रीलंका का जो पार्ट है और ये जो हिस्सा है, ये आपको एक लाइन दिखेगी, इसको हम लोग ने राम सेतु नाम से सुना हुआ है कि राम सेतु बना हुआ है यहाँ पे। तो ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, PALK स्ट्रेट। और ये जो एरिया है, राइट साइड के एरिया को कहा पाक स्ट्रेट, और जो लेफ्ट साइड का एरिया है इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ये हो गया, ऑलराइट। तो इंडिया का ये हमने नेबरिंग कंट्रीज पढ़ लिए सारे। उसके अलावा छोटी छोटी डू यू नो में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये आप लोग खुद रीड आउट कर सकते हैं, ये बस आपके जानने के लिए दी हुई है। एज सच इनमें से मुझे आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चन विल कम, क्योंकि आपके जीके के लिए दी हुई है कि आप साथ ही साथ थोड़ी और स्टोरीज भी जानते रहिए पुराने टाइम की। तो इंडिया की जो जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अपने जब आप फिजिकल मैप में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एशिया, पूरे एशिया में इंडिया कैसे अलग है बाकी कंट्रीज से। दिस इज व्हाट यू विल अंडरस्टैंड। नाउ इफ वी कम हियर द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने आपको अभी समझा दिया था कि आपको याद कैसे रखना है किन स्टेट से टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ये वाला आप कर सकते हो क्वेश्चन। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, वेरी इजी फॉर यू। देन मैं चाहूंगी कि आप ये सारे आंसर्स खुद से करिए। ये भी मैं अगर आपको सॉल्व करवा दूंगी तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आपको इनमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है बाय द वे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू इन योर कमेंट सेक्शन।
बट आप एटलीस्ट इसको ट्राई ज़रूर करिए। मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये जो लॉन्ग आंसर्स हैं इनको आप अपने स्कूल के लिए छोड़ सकते हैं, या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो वो आंसर राइटिंग के लिए छोड़ सकते हैं। बट जो भी आप बुक में सॉल्व कर सकते हैं उसको बुक में ही सॉल्व कर लीजिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन है, जस्ट रीड इट आउट वंस, और 15 मिनट्स लगेंगे ये करने में, जस्ट डू इट। तो ये वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे लगता है हमने हर एक डायमेंशन कवर कर लिया है। अगर फिर भी कुछ रह जाता है, ये देखिए जैसे फर्स्ट पेज पे हमारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इंदिरा पॉइंट पहले जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट था वो 2004 की सुनामी में सबमर्ज हो गया पानी में ही। तो इंदिरा पॉइंट हमारा पहले 2004 के पहले सदर्न मोस्ट पॉइंट था। तो ऐसी इंफॉर्मेशन कुछ डू यू नो में दी हुई हैं, जैसे कि एक सुएज कैनाल की इंफॉर्मेशन है। सुएज कैनाल में आप ये देख सकते हो, मैं आपको बहुत ही छोटे में समझा देती हूँ। इंडिया को पहले जब ट्रेड करना होता था तो इंडिया को यहाँ से घूम के जाना पड़ता था, ठीक है, ऐसे घूम के यूरोप तक जाना पड़ता था जब इंडिया से कोई सामान यूरोप भेजना होता था। तो फिर ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें कोई छोटा रास्ता देखना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ से होते हुए अफ्रीका में इजिप्ट कंट्री है, आपको पता होगा, इजिप्ट से एक वाटरवे बना दिया। उस वाटरवे का नाम रखा सुएज कैनाल। तो इंडिया से पहुंचे रेड सी में, रेड सी से सुएज कैनाल, सुएज कैनाल से मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से यूरोप। तो इस तरीके से हमने ट्रेड इजी बना लिया, और हमें ये जो अफ्रीका से पूरा घूम के केप ऑफ गुड होप यहाँ पे है, केप ऑफ गुड होप से घूम के जो जाना पड़ता था उससे हम बच गए। और हमारा कितना एरिया बच गया, कितना डिस्टेंस हमें कवर करने से हम बच गए, 7000 किलोमीटर्स। सुएज कैनाल बनने से हम 7000 किलोमीटर्स कवर करने से बच गए। दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने अब कवर कर लिया। अगर फिर भी कुछ बचता है तो आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पूरा चैप्टर, 4 पेज का चैप्टर है, आप रीड आउट कर सकते हैं। सारे मैप्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। मुझे लगता है अब आपके लिए चैप्टर कवर करना काफी आसान हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपना पढ़ेंगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया, आपको इजी लगा और आपके नोट्स में भी हेल्प, सब्सक्राइब करिए। और मैं ऐसे ही आपको बाकी के चैप्टर्स और बाकी के सब्जेक्ट्स भी इनफैक्ट पढ़ाने वाली हूँ। धीरे धीरे इस चैप्टर पे, इस चैनल पे हमारे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स, एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, एंड all the best for everything you do in your life.